तो हम आज देखेंगे पी वेव। इसके पहले की सभी वीडियोज़ में हमने जो बेसिक्स बताई थी, बेसिक्स के अलावा हार्ट रेट निकालना और कार्डियक एक्सिस डिटरमिन करना हम बता चुके हैं। तो आज बारी है पी वेव की। पी वेव क्या होता है? तो पी क्यूआरएस कम्प्लेक्स में किसी भी लीड की शुरुआत में सबसे पहले पी वेव ही मिलता है और पी वेव से हम कार्डियक रिदम का पता कर सकते हैं और क्या क्या एट्रिया में प्रॉब्लम है उसका हम पता कर सकते हैं। तो देखते हैं हम पी वेव को। आफ्टर डिटरमाइनिंग द हार्ट रेट, रिदम एंड एक्सिस, you should examine each wave on the ECG in turn, beginning with the P wave. You may already have noticed abnormal P wave while assessing the cardiac rhythm, but in this chapter we tell how to examine the P wave in more detail and what abnormalities to look out for. तो हम इसमें देखेंगे कि P wave में क्या क्या abnormality होती है और क्या क्या हम उसे डायग्नोसिस बना सकते हैं। तो जब हम पी वेव का एग्जामिन करेंगे, एज एग्जामिन द पी वेव इन ईच लीड, तो एग्जामिन करते समय हमें क्या देखना है कि आर एनी पी वेव्स absent, कोई पी वेव absent है। नेक्स्ट, आर एनी पी वेव इन्वर्टेड, क्या कोई पी वेव उलट गई है। आर एनी पी वेव्स टू टॉल, क्या कोई पी वेव बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। या आर एनी पी वेव्स टू वाइड, कोई पी वेव बहुत ज़्यादा वाइड हो चुकी है। तो आगे बढ़ते हैं। तो पी वेव लंबी है या वाइड है या इन्वर्टेड है, इसका पता हमें तभी चल सकता है जब पी वेव नॉर्मली कैसी होती है ये हमें मालूम हो। तो पी वेव कैसी नॉर्मल होती है, तो इसके लिए हम मेनली लीड 2 को देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स दिए गए हैं लीड 2 और एवीआर का, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं। तो पी वेव जो होता है पॉजिटिव इन लीड 2, सेकेंड लीड में पॉजिटिव होता है और एवीआर में नेगेटिव होता है, क्योंकि एवीआर लीड 2 के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अब देखते हैं पी वेव की चौड़ाई कितनी होती है और ऊंचाई कितनी होती है। तो जो एम्पलीट्यूड है यानी कि ऊंचाई उसकी 2.5 mm से कम होनी चाहिए। 2.5 mm से कम का मतलब होता है 3 छोटे स्क्वायर से कम, और 0.12 सेकेंड से उसकी चौड़ाई यानी कि उसका जो टाइम ड्यूरेशन इससे कम होना चाहिए, यानी कि यह भी 3 स्मॉल स्क्वायर से कम होना चाहिए। जो इसका डायरेक्शन होना चाहिए सेम एज क्यूआरएस, उसके यानी कि पी वेव के बाद जो क्यूआरएस कम्प्लेक्स बन रहा है ठीक उसके अपोजिट, ठीक उसी के डायरेक्शन में उसका पी वेव का भी डायरेक्शन होना चाहिए। एंड ओनली वन पी वेव इन फ्रंट ऑफ क्यूआरएस, एक क्यूआरएस के पहले सिर्फ एक ही पी वेव होनी चाहिए, अदरवाइज अगर एक से ज़्यादा पी वेव बनी है तो एबनॉर्मल है। अब देखते हैं कि नॉर्मल पी वेव क्या है। तो यहाँ पे दो डायग्राम है, एक तो ये है और एक दूसरा ये है। दोनों में हम देख सकते हैं कि नॉर्मल पी वेव क्या होती है और कैसे होती है। तो यहाँ पे हार्ट के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि जो हार्ट है इसके ऊपर जो है ये एट्रिया और वेंट्रिकल, और ये जो एरो है ये पी वेव की नॉर्मल डायरेक्शन है, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ राइट टू लेफ्ट इसकी डायरेक्शन होती है पी वेव की, यानी कि एट्रियल डिपोलाइजेशन की। और इसी को यहाँ पे एक स्केच के माध्यम से दर्शाया गया है कि एवीआर इधर है, यहाँ पे देख सकते हैं, और नीचे यहाँ पे सेकेंड लीड है। तो इसकी डायरेक्शन जो पी वेव की होती है एवीआर टू सेकेंड लीड। और यहाँ पे देख सकते हैं एक ईसीजी ग्राफ है, यहाँ पे पी वेव यहाँ पे इन्वर्टेड है एवीआर में, और यहाँ पे नीचे सेकेंड लीड में पी वेव अपराइट है, यानी कि यहाँ पे पी वेव सीधा है और यहाँ पे पी वेव
उल्टा है। अब एबनॉर्मल पी वेव क्या होता है? तो एबनॉर्मल के केस में इसके पहले वाली स्लाइड में हमने देखा था कि पी वेव की डायरेक्शन AVR से सेकंड की तरफ थी, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ थी इस डायरेक्शन में। लेकिन एबनॉर्मल कब होती है? इस वाले में आप देख सकते हैं कि इसकी जो डायरेक्शन है नीचे से ऊपर की तरफ हो रही है, तो ये एबनॉर्मल पी वेव है। और इसी को यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पी की डायरेक्शन है, पी वेव की डायरेक्शन सेकंड से AVR की तरफ दिखाई गई है। और इसी को जो ग्राफिकल हम रिप्रेजेंटेशन में देखेंगे तो यहाँ पे सेकेंड लीड में देख सकते हैं कि पी की जो डायरेक्शन है इन्वर्टेड है, और यहाँ पे AVR में पी की डायरेक्शन अपराइट है, यानी कि सीधा है। अब साइनस रिदम देखते हैं कि साइनस रिदम में क्या होता है, क्या पी कैसे मिलती है। तो साइनस रिदम में जो हमारे बीट्स यानी इम्पल्स जनरेट होते हैं ऐसे नोट से होते हैं, और ऐसे नोट से यहाँ पे AV नोट की तरफ और AV नोट से वेंट्रिकल में डिसेमिनेट हो जाते हैं। तो क्या क्या इसमें कंडीशंस होती हैं कि साइनस रिदम में पी वेव्स रेगुलर बनते हैं। रेगुलर पी वेव्स आप देख सकते हैं इस ग्राफ में, ये पी वेव है, फिर क्यूआरएस टी, फिर पी वेव क्यूआरएस टी, फिर पी वेव क्यूआरएस और टी। तो इसमें बिल्कुल जो है रिदम में है पी वेव, और एंड इट इज़ ईजी टू प्रेडिक्ट व्हेन द नेक्स्ट पी वेव विल अपीयर। आप इस ग्राफ को देख के बता सकते हैं कि कितने समय के बाद दूसरा पी वेव अपीयर होगा। अगर इस हम सेगमेंट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इतने जो डिस्टेंस यहाँ का भी बराबर है और यहाँ का भी डिस्टेंस बराबर है। तो आप एक अगर इस स्मॉल स्क्वायर को काउंट कर लें तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि इस पी के इतने ही स्मॉल स्क्वायर के बाद दूसरा आएगा, और दूसरे के ठीक उतना ही स्मॉल स्क्वायर के बाद तीसरा आएगा। तो बिल्कुल साइनस रिदम में पी की जो है नेक्स्ट अपीयरेंस आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं काउंट करके। आप देखते हैं साइनस अरेस्ट। साइनस अरेस्ट में क्या होता है कि हर पी वेव के बाद क्यूआरएस वेव नहीं अपीयर हो पाती हैं, बीच बीच में पी वेव का फेल्योर हो जाता है। आप इस ECG में देख सकते हैं पी वेव इज फॉलोड बाय क्यूआरएस कम्प्लेक्स देन टी। सेकेंड साइकिल स्टार्ट हो गई, पी वेव फॉलोड बाय क्यूआरएस टी। थर्ड साइकिल पी वेव फॉलोड बाय क्यूआरएस वेव एंड नेक्स्ट फॉलोड बाय टी वेव। लेकिन अब ये पी वेव चौथी बार में यहाँ आना चाहिए। अगर हम इसको काउंट करते इस स्मॉल स्क्वायर्स को तो यहीं पे आएगा, तो पी वेव यहाँ पे आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे अपीयर नहीं हुई, यानी कि यहाँ पे जो है पी वेव नहीं आया, यानी कि एट्रिया जो है साइनस अरेस्ट है, एट्रिया में कोई कंट्रैक्शन नहीं हुआ, और इस वजह से यहाँ पे पी वेव नहीं आई। और कुछ देर के बाद जो नेक्स्ट साइकिल में फिर स्टार्ट हुआ यहाँ पे पी वेव, और देन कंटिन्यू द सेम साइकिल। यहाँ पे देख सकते हैं इसी का एक रे डायग्राम है, साइनोएट्रियल इम्पल्स, साइनोएट्रियल इम्पल्स, साइनोएट्रियल इम्पल्स, यानी कि पी वेव जनरेट हुई, पी वेव, और यहाँ पे चौथी जो पी वेव है यहाँ पे ये वाली जो है, ये वाली ये फेल्योर है, फेल्योर यानी अरेस्ट ऑफ साइनोएट्रियल नोड। और थोड़ी देर के बाद जब फिर रीगेन कर लेता है अपनी एनर्जी को, पावर को, तो फिर इम्पल्स जनरेट होता है और फिर साइकिल चलने लगती है। तो साइनस अरेस्ट में आप क्या कर सकते हैं, फेल्योर ऑफ पी वेव टू अपीयर व्हेन प्रेडिक्टेड। जहाँ पे हमने प्रेडिक्ट किया था यहाँ पे पी वेव अपीयर नहीं हुआ, फेल्योर हो गया। द नेक्स्ट पी वेव अपीयर्स लेटर दैन एक्सपेक्टेड, यानी कि यहाँ पे आना था लेकिन यहाँ ना आके थोड़ी देर के बाद आया। एंड द साइनोएट्रियल क्लॉक हैज देयरफॉर रीसेट, और साइनोएट्रियल नोड ऐसे नोड फिर रीसेट हो जाता है, और सेम यही सीक्वेंस बगैर किसी प्रॉब्लम के स्टार्ट हो जाता है, यानी कि ऐसे नोड जो है खुद को रीसेट कर लेता है। अब पी वेव को हमें एसेस करना है, तो पी वेव में हमने देख लिया कि क्या क्या फाइंडिंग मिल रही है। अगर हमारे पास कोई ECG है तो हमने पता कर लिया कि पी वेव इन्वर्टेड है या टॉल है या वाइड है या अपराइट है। तो अब उसका कंक्लूजन क्या निकलेगा। तो मान लीजिए कि हमारे पास कोई ऐसी ECG आती है जिसमें कि सारे पी वेव अब्सेंट हैं। तो अगर पी वेव अब्सेंट है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है। तो अब्सेंट का मतलब अब्सेंट में भी दो कंडीशंस होती है। पहली कंडीशन कि पी वेव वास्तव में बिल्कुल कम्प्लीटली अब्सेंट हो, बिल्कुल ना हो, और दूसरी कंडीशन ये होती है कि पी वेव्स तो
प्रेजेंट हैं लेकिन इतने छोटे हैं कि हम अपनी आँखों से देख नहीं पा रहे हैं, यानी कि पी वेव्स आर प्रेजेंट बट नॉट ऑब्वियस। तो दोनों कंडीशंस में अगर पहली है जहाँ पे कम्प्लीटली एब्सेंट है तो उसमें प्रोविजनली हम डायग्नोस कर सकते हैं कि दिस इज़ द केस ऑफ साइन अरेस्ट और एसे ब्लॉक। तो यहाँ पे कम्प्लीटली एब्सेंट होता है, लेकिन अगर P प्रेजेंट है लेकिन हमें दिख नहीं रहा है, नॉट ऑब्वियस, तो उसमें क्या क्या हो सकता है, P वेव्स आर इंटरमिटेंटली एब्सेंट एंड साइन अरेस्ट, यानी कि P वेव्स जो है बार बार एब्सेंट हो रही है और बार बार आ रही है। आर एनी पी वेव्स इन्वर्टेड, अगर कोई ऐसी हमारे पास ECG है किसी पेशेंट की कि जिसमें पी वेव इन्वर्टेड है, तो इन्वर्टेड में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहला तो है इलेक्ट्रोड मिसप्लेसमेंट, जो कि काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल एरर होता है कि कई बार होता है लीड्स लगाते वक्त हम गलत जगह लगा देते हैं, तो गलत जगह लीड लगाने से भी जो है पी वेव इन्वर्टेड हो जाती है। अगर सपोज अगर हम 2 की जगह कोई और लीड लगा दें तो जाहिर सी बात है वहाँ पे इन्वर्टेड पी मिलने लगेगी। सेकेंड कंडीशन है डेक्स्ट्रोकार्डिया, यानी कि हार्ट जो है अपने नॉर्मल एक्सिस से रोटेट हो जाता है राइट साइड में, नॉर्मली पाया जाता है लेफ्ट साइड में, लेकिन कुछ ऐसे केसेज होते हैं जहाँ पे राइट साइड में रोटेट हो जाता है, तो ऐसे पेशेंट्स में भी पी वेव इन्वर्टेड मिलता है। और नेक्स्ट आता है रिट्रोग्रेड एट्रियल डीपोलराइजेशन, आप यहाँ देख सकते हैं रिट्रोग्रेड एट्रियल डीपोलराइजेशन। रिट्रोग्रेड का मतलब होता है अपोजिट, तो जो नॉर्मल हमारा डिपोलाइजेशन का प्रोसेस है आप देखे होंगे कि ऊपर से नीचे की तरफ होता है, लेकिन रिट्रोग्रेड का मतलब नीचे से ऊपर की तरफ, यानी कि यहाँ से ऊपर की तरफ। तो जब भी ऐसी कंडीशंस आती है जब रिट्रोग्रेड डिपोलाइजेशन होने लगता है तो पी वेव हमेशा इन्वर्टेड बनने लगती है। अब नेक्स्ट केस क्या मिल सकता है, आर एनी पी वेव्स टोटल, क्या पी वेव काफ़ी ज़्यादा लंबी है, तो अगर लंबी है तो इसको हम कह सकते हैं राइट एट्रियल एनलार्जमेंट, यानी कि हार्ट का जो है राइट एट्रिया है एनलार्ज हो चुका है। और लास्ट है आर एनी पी वेव्स टू वाइड, पी वेव क्या बहुत ज़्यादा वाइड है, तो अगर ऐसा मिलता है तो दिस इज़ द केस ऑफ लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट, यानी कि उसका लेफ्ट एट्रिया एनलार्ज हो चुका है। तो अगर हमने अब तक प्रेडिक्ट कर लिया तो इससे कैसे कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे, तो इसमें हम और आगे देखेंगे कि कम्प्लीटली एब्सेंट है नो पी वेव्स या इंटरमीडिएटली एब्सेंट सम पी वेव्स डू नॉट अपीयर वेयर एक्सपेक्टेड। तो आगे हम इस पर डिस्कस करेंगे कि क्या वास्तव में जो है पी वेव पूरी तरीके से एब्सेंट है या इंटरमीडिएटली एब्सेंट हो रही है और फिर प्रेजेंट हो रही है। तो फिर से एक बार देख लेते हैं नॉर्मल पी वेव क्या क्या कैसे होती है। तो द नॉर्मल पी वेव हैज ए स्मूथ कंटूर, आप देख सकते हैं कि इसका कंटूर जो है बिल्कुल स्मूथ है, जबकि इसका हमने देखा होगा क्यूआरएस कम्प्लेक्स का बिल्कुल शार्प होता है, बिल्कुल शार्प नुकीला, लेकिन यहाँ पे इसका स्मूथ कंटूर है। इट इज़ मोनोफेजिक इन लीड टू, मोनोफेजिक का मतलब होता है सिंगल डायरेक्शन में, मतलब अपराइट डायरेक्शन में ही। एंड इट इज़ बाईफेजिक इन लीड V1, ये V1 लीड है, आप E6 ना पढ़ें इसको V1 पढ़ें। तो V1 में बाईफेजिक यानी कि थोड़ा सा पॉजिटिव अपराइट और थोड़ा सा इन्वर्टेड, तो ये केवल V1 में ही मिलता है और ये एक नॉर्मल है। अगर V1 में हमें कभी भी किसी भी पेशेंट्स में बाईफेजिक पी वेव मिलता है तो उसको नॉर्मल कंसीडर करेंगे, उसको अब नॉर्मल हम नहीं मानेंगे। एंड इट हैज़ अ ड्यूरेशन ऑफ लेस देन 0.12 सेकेंड और 3 स्मॉल बॉक्सेस, इसका जो ड्यूरेशन है यानी कि ये टाइम ड्यूरेशन नीचे वाला हॉरिजॉन्टली 0.12 सेकेंड से कम हो या 3 स्मॉल स्क्वायर से कम हो तो नॉर्मल है। और यहीं पे देख लेते हैं एम्पलीट्यूड, इसके पहले हम बताए भी थे कि एम्पलीट्यूड अगर 2.5 यानी कि हाइट में वोल्टेज स्केल पे या वाई एक्सिस पे अगर 2.5 mm से कम है तो नॉर्मल है और 2.5 mm से ज़्यादा है तो टॉल है। अब पी वेव एबनॉर्मलिटी सीन इन लीड 2 में क्या क्या मिल सकता है। इन लीड 2 two types of P wave abnormalities can be seen. Right atrial enlargement is seen as taller than normal P wave, increased amplitude यानी कि 3 mm से ज़्यादा या 2.5 mm से ज़्यादा, and left atrial enlargement seen as P wave with a notch in it, तो यहाँ पे जो है वाइड हो जाता है, आप देख सकते हैं ये वाला। तो अगर ए अपीयरेंस मिलता है, इसको हम M पैटर्न भी बोल सकते हैं, तो अगर M जैसा मिलता है
तो लेफ्ट एट्रियल इनलार्जमेंट, और टॉल मिलता है 3 mm से ज़्यादा मिलता है तो राइट एट्रियल इनलार्जमेंट। इससे हम एक चीज़ और बता सकते हैं कि जो एम लाइक शेप जहाँ बनता है, तो इसको हम एक याद रखने के लिए हमारा एक जो है क्लू है, माइट्रेल बोलते हैं। जो एम जैसा शेप बन रहा है तो पी माइट्रेल इसको बोल सकते हैं, और जहाँ लंबा होता है इसको पी पल्मोनेल बोलते हैं। तो याद रहेगा आपको, एम जैसा शेप बन रहा है तो पी माइट्रेल। अब देखते हैं पी पल्मोनेल। तो पी पल्मोनेल मिलता है राइट एट्रियल इनलार्जमेंट में, राइट एट्रिया इनलार्ज हो जाती है, और यहाँ पे जो है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पी के जो है हाइट ज़्यादा है, 3 mm से ज़्यादा है। अब इसको ग्राफिकल में देख सकते हैं, ग्राफ में। तो ये पी एक ऐसे पेशेंट्स का ग्राफ है जिसको कि पी पल्मोनेल है, और इसके पॉइंट्स क्या क्या हैं कि पॉइंट्स, टॉल पी वेव 3 mm इन लीड 2, 3 एंड AVF 2, 3 एंड AVF। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें और इसमें, इन तीनों में जो पी वेव काफ़ी टॉल है। सेकेंड लीड का यहाँ पे एक जूम करके दिखाया गया है, आप यहाँ काउंट कर सकते हैं 1, 2 और 3। तो 3 से यहाँ पे ज़्यादा है पी वेव। ये जो है ये हम इसको बेसलाइन मानते हैं, जहाँ पे आर अपराइट होना शुरू हो जाता है, आर वेव। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 3 से ज़्यादा है। और इसको पी पल्मोनेल क्यों बोलते हैं? पल्मोनेल का मतलब पल्मोनरी सबको पता है। तो इसके जो है राइट एट्रियल हाइपरट्रॉफी या एनलार्जमेंट का जो मेन कॉज होता है हमेशा लंग्स होता है। अगर किसी वजह से लंग में कंजेशन है या पल्मोनरी हाइपरटेंशन का केस है, तो ऐसे में जो लंग्स जो हार्ट का जो है काफ़ी ज़्यादा वर्क करना पड़ता है ब्लड को पंप आउट करने में लंग्स को। तो इस वजह से जब ज़्यादा हमको प्रेशर लगाना पड़ता है, तो इसलिए हमारी जो ये आपका एट्रिया जो है एनलार्ज हो जाता है, और एनलार्ज होने की वजह से उसको डिपोलाइज होने के लिए ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है, ज़्यादा उसको वोल्टेज चाहिए होता है। तो इसलिए चूँकि ये वोल्टेज स्केल है, आप देख सकते ये जो वर्टिकल वाला वोल्टेज स्केल है, तो जब एट्रिया हाइपरट्रॉफी हो जाती है, जब एट्रिया हाइपरट्रॉफिड हो जाती है तो उसको डिपोलाइज करने के लिए ज़्यादा वोल्टेज चाहिए होता है, इसलिए पी वेव का जो है हाइट बढ़ जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं पी माइट्रेल। माइट्रल वाल्व्स होता है, तो ये मिलता है आपको माइट्रल वाल्व की प्रॉब्लम अगर होती है तो वहाँ पे आप जो है आपका लेफ़्ट एट्रिया एनलार्ज होने लगता है, क्योंकि लेफ़्ट एट्रिया से लेफ़्ट वेंट्रिकल में ब्लड भेजने के लिए उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है। जनरली इसको हम माइट्रल स्टेनोसिस में ही ये सब केसेस मिलते हैं कि जब ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है ज़्यादा प्रेशर लगाने के कारण जो है जो लेफ़्ट एट्रिया है वो हाइपरट्रॉफी होने लगती है, उसका एनलार्जमेंट हो जाता है। और ऐसे केसेस में यहाँ पे जो पी है वाइड होने लगता है। वाइड का मतलब उसका जो है 3 mm से ज़्यादा हो जाता है। ये देख सकते हैं उससे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये एम पैटर्न बन जाता है पी का, और इसी से इसको याद करने के लिए पी माइट्रेल हम इसको कह सकते हैं। और इसका जो सिग्निफिकेंट होता है ब्रॉड बाइफिडिक वेव्स, एक तो ब्रॉड हो गई, 3 mm से ज़्यादा हो गई। यहाँ देख सकते हैं ओरिजिनल में, यहाँ पे देखिए एम पैटर्न बना हुआ है, तो एक तो ब्रॉड हो जाती है और दूसरा बाइफीड हो जाती है, यानी कि ऊपर हल्का सा नॉच हो जाता है। तो अगर ऐसा किसी पेशेंट्स का अपीयरेंस मिलता है किसी पेशेंट की ECG में, तो क्लियर कट दिस इज़ द केस ऑफ पी माइट्रेल, यानी कि लेफ्ट एट्रियल इनलार्जमेंट। अब देखते हैं AV जंक्शनल टैकीकार्डिया। तो इसका क्या क्या सिग्निफिकेंस होता है और क्या क्या फाइंडिंग मिलती है। तो इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि हार्ट रेट इज़ 130 बीट्स पर मिनट। जो एक टैकीकार्डिया केस है, तो इसमें हार्ट रेट हमेशा मोर देन 100 मिलेगी, तो यहाँ पे हार्ट रेट 130 है। पी वेव्स फॉलो QRS, तो पी हर एक में आप देख सकते हैं यहाँ पे दिखाया गया पी वेव, ये जितने हैं थोड़े से इन्वर्टेड हैं, ये सब पी वेव्स हैं। तो पी वेव हमेशा QRS के पहले आते हैं, और बिल्कुल है आपके देखिए रिदम में हर एक पी के बाद एक QRS कम्प्लेक्स आ रहा है। पी वेव्स इन्वर्टेड इन लीड 2, और लीड 2 है, यहाँ पे देख सकते हैं लीड 2 है, तो पी वेव इन्वर्टेड है। तो इन्वर्टेड होने का क्या कारण है कि जो नॉर्मली आप देखोगे यहाँ पे जो है SA नोड होता है और यहाँ पे AB नोड है। तो नॉर्मल पाथवे में ऊपर से नीचे की तरफ, यानी कि SA से AB नोड की तरफ इम्पल्स आते हैं, इसलिए P हमेशा सेकेंड लीड में पॉजिटिव बनता है। लेकिन इस केस में
यानी कि रिट्रोग्रेड जहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे एवी जंक्शनल टैकिकार्डिया है, जो भी यहाँ इम्पल्स जनरेट होते हैं एवी पे हो रहे हैं, मतलब एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड पे, और यहाँ जनरेट होने की वजह से ये ऊपर की डायरेक्शन में आपका डिपोलाइज कर रहे हैं। तो डिपोलाइजेशन में आपका वेव का डायरेक्शन नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, इसलिए यहाँ पे सेकेंड लीड में आपका पी वेव इन्वर्टेड बनेगा। और अगर हम इसी सेम सिचुएशन में AVR में देखें तो यहाँ पे जो पी वेव हमेशा अपराइट यानी पॉजिटिव बनेगा। तो ये हो गया एवी जंक्शनल रिदम। आप ऐसे अगर इसे मिलता है तो देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दिस इज़ द केस ऑफ एवी जंक्शनल टैकिकार्डिया एंड रिट्रोग्रेड इम्पल्स मूवमेंट एंड या रिट्रोग्रेड डिपोलाइजेशन का केस है ये। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।